नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और आज हम बातों बातों में ये जो हमारी विशेष श्रृंखला है उसमें एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो है स्वामी आनंद अरुण जी। इनका तपोवन ये ओशो का एक बहुत बड़ा आश्रम नेपाल में है, काठमांडू में, और बहुत खूबसूरत प्रकृति की वादियों में बसा हुआ है। स्वामी जी का अगर हम जीवन का प्रवास भी देखें तो बड़ी ही अनोखी घटनाओं से भरा हुआ है। एक अभियांत्रिकी का छात्र जो अरुण था, उनका स्वामी आनंद अरुण तक का जो सफ़र है वो भी कई उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। हम उन्हीं से जानते हैं कि उनका मिशन क्या है, उनका अभी तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वो मैंने आपकी किताबों के बारे में देखा तो लोन सीकर मेनी मास्टर्स, और इसका जो शीर्षक है वो ही काफ़ी सारा आपका जीवन का जो सार है वो बता देता है। तो वो कौन सी उम्र थी आपकी जब आपको लगा कि मुझे खोजना है, गुरु खोजना है, मुझे जीवन का वो कुछ जो भी आप जिसके प्रति आप चल रहे हैं वो खोजना है? वो आपकी खोज क्या थी, वो तलाश क्या थी और उसमें आए कब? बचपन से ही थी। बचपन में मैं जो खेलता भी था तो मंदिर बनाता था, पत्थर और सीमेंट ईटा उटा जोड़ के मंदिर बनाता था। पिछले जन्मों पे हम लोग विश्वास करते हैं कि पिछले जन्मों का संस्कार रहा होगा। और सक्रिय खोज चली है जब मैं 14-15 साल का हुआ, जब एडोलेंस एज होता है, जो सेक्सुअल वो हो जाती है जी। तो उसके बाद से मेरी सक्रिय खोज चली। मैं सबसे पहले रामकृष्ण मिशन में गया, उसमें 9th क्लास में 8th 9th क्लास में पढ़ता था और मैं सब छोड़ छाड़ के सन्यासी पढ़ा करता था। तो वो लोग बोले कि नहीं, जब तक ग्रेजुएट नहीं कर जाओगे अभी पढ़ो। ये लोग बंद कर दिया है, जब तक ग्रेजुएट ना हो जाए तब तक आप आश्रम में नहीं रहते, और गार्जियन से लिखवा के लाना। मेरे गार्जियन मेरी डिस्ट्रिक्ट में तैयार थी। उसके बाद में शिवानंद आश्रम था ऋषिकेश में। आनंद मूर्ति से उस समय बड़े प्रसिद्ध थे। मैं ये बात कर रहा हूँ आपकी 60s की। उसमें आनंद मूर्ति जी नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रसिद्ध, खास करके बिहार में बहुत प्रसिद्ध थे, बिहार बंगाल। उनके पास गया, उन्होंने मुझे दीक्षा दी के साथ भी। फिर अनुकूल चंद ठाकुर थे बंगाल के, वो भी थे, तो वो अब तो सब गुजर गए हैं। तो इस तरह से मैं और इनके पास महेश जोगी के पास जी। तो 7-8 गुरुओं के पास गए, ताकि कुछ लोगों से दीक्षा भी नहीं पाया था, कुछ लोगों ने दीक्षा नहीं दिया, बोले कि तुम अभी बहुत छोटे हो। तो इस तरह से मेरी खोज 14-15 साल की उम्र से सक्रिय थी। विवेकानंद जी को अपना आदर्श मान करके कमरे में रखा था। फिर थोड़े दिन के बाद जब मैंने गांधी जी को पढ़ा तो गांधी जी की सच्चाई और ईमानदारी, उनकी भी तस्वीर रखी। उसके बाद फिर बुद्ध की, जब 10+2 में था तो बुद्धिज्म की तरफ बहुत झुका था, लामाओं से मिला। तो मेरे रूम में 3 तस्वीर रहती थी, गांधी जी की, विवेकानंद की और बुद्ध की जी। और जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो इंजीनियरिंग में प्रवेश करने के कुछ दिन के बाद मुझे सौभाग्य मिला ओशो से भी। उस समय आचार्य रजनीश कहलाते थे। जी। आज से 55 साल हो गए। तो उनमें मुझे तीनों दिख गए। विवेकानंद का तेज भी दिखा, बुद्ध का ध्यान भी दिखा और गांधी की सच्चाई और ईमानदारी भी दिखी। तो मुझे लगा कि 3 in 1 मुझे मिल गए। तो मेरे हॉस्टल का छोटा कमरा रहता है, 3 तस्वीर लगी रहती थी। ओशो के मिले और उसके पढ़ने के बाद मैंने चौथी तस्वीर की जगह नहीं थी, तीनों तस्वीर हटाई और वहाँ लोगों ने बताया कि ये 3 in 1, इनमें गांधी की सच्चाई है, विवेकानंद का तेज है और बुद्ध की समाधि है। तो इस तरह से मैं 69 से ओशो से तब से 55 साल से ओशो का काम कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ और उनका आश्रम चला रहा हूँ।
जब पहली बार मिले उनको, देखिए आमने सामने मिलना और बात करने का मौका मिलना, ये भी क्योंकि एक ओशो एक बड़ी शख्सियत के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तब उभर के आ रहे थे। कई कंट्रोवर्सीज में भी घिरे रहे कई बार। तो वो मौके कैसे थे जो आपको उनसे रूबरू होने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला? क्या वो बात करते थे? क्योंकि लोगों को बड़ी उत्सुकता रहती है कि ओशो की जो फिलॉसफी सुनते हैं, उनके रिकॉर्डिंग सुनते हैं, वो बात एक है, लेकिन जो उनसे साक्षात मिले और कई बार उनसे मिलने का मौका जिन्होंने पाया, कैसा उनका शख्सियत है? कि अब तो उनकी वाणी है, ऑडियो वीडियो जी, और उनकी जी, जी। किताबें हैं, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस थी, फिजिकल प्रेजेंस, वो नहीं है। 90 में उन्होंने सर्विस छोड़ दिया। जी। तो सबसे मैजिकल जो है उनकी किताबें भी बहुत प्रभाव डाल दी है। उनकी वाणी भी बड़ा अच्छा कमांड उनका है, हिंदी और इंग्लिश भाषा में बहुत अच्छा कमांड है। स्ट्रेटफॉरवर्ड बोलते हैं, बिना नोट्स के बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मुझे लगी उनके पास धीरे धीरे, वो उनकी प्रेजेंस थी। जैसे इस कमरे में हम बैठे हैं जी। और इस कमरे में किसी कोने पर ओशो बैठे रहते हैं, तो ये कमरे की क्वालिटी बदल जाती है। वो चुपचाप भी बैठे रहे, कुछ ना बोले, खाली वो बैठे रहते, तो कुछ देर में हम लोग को ऐसे ही ध्यान लगने लगता था। कुछ लोग रोने लग जाते थे, कुछ लोग स्टेशन में चले जाते थे। तो सबसे पावरफुल जो चीज थी वो फिजिकल प्रेजेंस, जो अब नहीं रही है। लेकिन जब मैं काठमांडू में तपोवन में ध्यान कराता हूँ, होता है, मैं उनको आह्वान करता हूँ, तो वो प्रेजेंस हो जाती है। अभी भी वही मैजिक होता है, एग्जैक्टली वही मैजिक होता है जो उनकी प्रेजेंस होता था ड्यूरिंग द मेडिटेशन। फिर एक होता है कि वहाँ पे आप शुरू में शायद कुछ ध्यान मेडिटेशन करने के लिए उनके पास पहुँचे। बाद में होता है कि न्यो संन्यास का जो उन्होंने एक संकल्पना लाई। तो ये संन्यास एग्ज़ैक्टली क्या होता है? क्या बदलाव, क्या अंतराल होता है जब आपको नया सन्यासी का नाम प्राप्त होता है और आपका पूर्व जीवन से ये ट्रांज़िशन कैसे होता है? जब मैं उनसे मिला तब नया संन्यास चालू नहीं हुआ। जी। वो जबलपुर में रहते थे, आपको पता होगा जी। जबलपुर में वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे। फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। यस। तो उस समय उन्होंने दीक्षा शुरू नहीं की थी। और कृष्णमूर्ति हुए ना, कृष्णमूर्ति जैसे जिद्दू प्रवचन देते कृष्णमूर्ति थे, जी। उसी तरह से बहुत ही आत्मीय प्रवचन देते थे, लेकिन किसी को इनिशिएट नहीं करते थे। पहले ही एक दो मीटिंग के बाद मुझे लगा कि मैं इनका शिष्य बन जाऊं, तो मैंने उनसे विनती की। और उस समय वो आचार्य रजनीश के नाम से याद आते, एक प्रोफेसर के स्थान में भी आचार्य होते थे और एक विद्वानों को आचार्य लोग कहते हैं। तो known all over the world as आचार्य रजनीश। लेकिन मुझे एक दो मीटिंग के बाद ही ऐसा उनकी प्रेजेंस लगने लगा जैसे रामकृष्ण को लोग भगवान रामकृष्ण करते रहे, खासकर के रमन महर्षि को जी। तो भगवान रमन महर्षि कहते थे। मैंने दोनों को खूब पढ़ा था, रामकृष्ण को रमन महर्षि को बचपन से खूब पढ़ा था। तो मुझे लगा कि मैं आचार्य रजनीश को भगवान रजनीश को, तो मैं 69 से 70 से मैं इनको भगवान रजनीश ही करने लगा। मेरे लिए भगवान के पूरे थे। लेकिन उस समय मैं उनका शिष्य बनना चाहता था, तो उन्होंने दीक्षा शुरू नहीं की, दीक्षा दी नहीं। तो दीक्षा शुरू हुई बाद में दीक्षा। तो दीक्षा की प्रक्रिया क्या होती है यहाँ पर? क्योंकि वही मैं पूछना चाहती कि आपका पिछला ये और एक नया नाम आपको मिल जाता है, चाहे स्त्री हो या ये स्वामी या फिर माँ। तो इस दौरान, दीक्षा के दौरान क्या होता है? माला पहनाते हैं, क्या होता है? बाह्य रूप से तो देखिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है जी। बाह्य रूप से ये है कि हम लोग अभी तो ओशो के बाद सबसे ज्यादा लोगों को दीक्षा ओशो में मैं ही दे रहा जी, हूँ। आप हैं। जी, जी। मैंने 1 लाख हमारे नेपाल में दीक्षित सन्यासी हैं बिल्कुल। और 50,000 करीब आउटसाइड नेपाल, इंडिया और यूरोप अमेरिका, 1.5 लाख लोगों को मैंने दीक्षित किया है। तो ओशो के बाद सबसे अधिक दीक्षा मैंने ही दिया है और दे रहा हूँ। उसका सबसे ज्यादा अनुभव तो मुझे ही है दीक्षा का। अभी तो पुणे वगैरह में दीक्षा बंद हो गई, जी। दीक्षा हो ही नहीं रही जी, है, जी। बहुत तेजी से नेपाल में हो रही है। इन एवरेज हर कंट्री हर वर्ष लगभग 60 देश के लोग आके दीक्षा लेते हैं और शिविर करते हैं।
तो हमने जो दीक्षा का शेड्यूल बनाया है कि 7 दिन उनको कम से कम आश्रम में रह करके ध्यान करना है 7 दिन। और हमारा जो शिविर होता है उसमें हम 9 घंटे रोज ध्यान करते हैं सुबह से शाम। जी। तो 7 दिन उनको 9 घंटे ध्यान करना है। उसके बाद 8वें दिन उनको हम दीक्षा देते हैं। तो दीक्षा में एक माला देते हैं जी। और कुछ उनको संकल्प देते हैं। एक संकल्प क्या देते हैं कि आपको एक साधना कम से कम रोज करनी है। अगर कर सकते हैं तो एक सुबह एक शाम, लेकिन अगर आपका जीवन अलाउ नहीं करता है तो एटलीस्ट एक साधना आपको करनी है। हिमालय पहनना है, साधना के समय ऐसे कपड़े पहनते हैं। जी। ऑफिस आप जाते हैं तो आप जो ऑफिस का जो ड्रेस है यूनिफॉर्म पहनिए, साधना के समय और घर पर आप ऐसे कपड़े पहनिए। और उनसे कहते हैं कि साल में आप 15 दिन रिट्रीट कीजिए आश्रम में। जी। 365 साल का ईयर होता है तो 350 दिन आप प्रोफेशन को दीजिए, परिवार को दीजिए। 15 दिन के लिए बिल्कुल वैरागी बन जाएंगे और हो सके तो 7-7 दिन के लिए दो साल में 2 बार 15 दिन के लिए 7 दिन के लिए आइए, 8 दिन के लिए आइए, मेरे पास रहिए और पूरा वैरागी और सन्यासी वेजिटेरियन बन करके बिल्कुल सन्यासी की तरह फिर आप संसार में जाइए। हम संसार के विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं लोग प्रोफेसर में भी सक्सेसफुल हो, लेकिन उनको वैरागी का भी अनुभव, इसलिए उनको अगर करना हो संभव हो सके तो 15 दिन कम से कम आ सकते हैं। फिर बात आती है जैसे अभय वैद्य जी है जिनके जरिए मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ, तो उन्होंने एक किताब लिखी है क्योंकि ओशो का जो आखिरी समय था वो पुणे में गया और उनको जब शरीर छोड़ना पड़ा, उनकी जो मृत्यु हुई, उसके इर्द गिर्द भी कई सारे सवाल हैं, कई सारे आशंकाएं हैं। आपको भी महसूस हुआ था शायद कि लोग जो उनके आसपास घिरे हुए हैं वो उनको संभवतः धोखा दे रहे हैं या उनको संकट में डाल रहे हैं? देखिए जब रजनीशपुरम थोड़ा लोगों ने जी। तो उनको अरेस्ट करके 12 दिन तक अमेरिका की जेलों में घुमाया जी। और उन दिनों में उनको बहुत टॉर्चर किया गया था। अब एक साधारण इमिग्रेशन का केस के लिए आदमी को करने की जरूरत है, वीजा एक्सपायर कर गया था या छोटे बड़े उम्र के जो चांस थे, उनको 12 किलो का हथकड़ी और बेड़ी कमर में, पैर में, हाथ में लगा के 12 किलो, जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है इस तरह से परेड कराते थे वो टीवी के सामने दिखाते थे। सो इसको मैं कहता हूँ सिर्फ शो ऑफ पावर, अमेरिका अपना पावर दिखा रही थी जी। पावर उनके लिए तो उनको पकड़ के ले जाना ही काफी था जी, दिखाना नहीं जरूरत था। और उनके एक्ट में पेन था, उनको लोगों को पता था, सब उनके सीआईडी घुसे हुए थे हमारे आश्रम में जी, सारा इंफॉर्मेशन था। तो बैक में जो पेन था तो उसी जगह पर जो 12 किलो का जब आपको हथकड़ी पहना जाएगा तो नेचुरली आप स्लो चलेंगे, नहीं चल पाएंगे, 12 किलो बहुत ज्यादा होता है। तो थोड़ा स्लो चलते थे तो ठीक जहाँ उनको बैक में पेन था उस जगह पर वो राइफल के कुंदे से उनको कहते थे तेजी से चलो, जस्ट टू टॉर्चर जब उनको कस्टडी में जाते थे तो कहते थे कि भाई हमारे यहाँ वेजिटेरियन होता नहीं और वेजिटेरियन खाओ लेकर खाली पावरटी खिला के हमारे यहाँ तो सब तरह से उनको टॉर्चर किया गया और उनको अरेस्ट किया था नॉर्थ कैरोलिना में जी। वहां से पोर्टलैंड की जहाँ वो रहते थे उनका प्लेन भी इंटरसेप्ट किया गया जी 4 घंटे जी। उसको उन्होंने 12 दिन में पूरा किया, जेल में बुलाया, टॉर्चर किया, जितना टॉर्चर कर सकते जेल में कोर्ट में तो उनको जमानत दे दी। 12 दिन वो अगर उसी दिन कोर्ट में जाते थे कोर्ट उनको जमानत दे देता, ये कर सकते, नॉर्थ कैरोलिना भी कर सकते थे, कोर्ट में जाते या उसी दिन फ्लाइट से जाते तो उसी दिन छूट जाते। लेकिन जस्ट टू टॉर्चर हिज बॉडी वो एक जेल से दूसरे जेल में 12 दिन तक घुमाए गए और खाना ठीक से नहीं दिया गया। और उसके बाद ओशो ने भी कहा, उनके डॉक्टर ने भी पता लगाया उनके बॉडी में थैलियम ध्यान देता, एक तो जो सोते थे जिस करवट से
कैसे कहा जाता था कि नहीं, हमारे पास तो इससे ज्यादा सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो उनको लोहे के पलंग पर एक चादर छोटा सा सुनाया जाता था। तो उनकी आदत थी बाएं गर्दन सोने की। तो उनको रेडिएशन भी दिया गया, क्योंकि उसके बाद से जेल के आने के बाद से उनका बायां अंग ठीक से काम नहीं करता, दांत भी बाएं साइड की निकल गई और सर में भी दर्द रहता था। तो डॉक्टर का शक था कि इनको रेडिएशन दिया गया, और ये तो प्रूव भी होगा कि थैलियम नाम की पॉइजन दी गई, जो अपराधियों के लिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए यूज किया जाता है। तो थैलियम नाम की जहर दी गई, जो बाद में उनके बाल को भेजा गया। जब पुनः गए तो बाल को हम लोगों ने भेजा इंग्लैंड उसकी टेस्ट के लिए, उसमें निकला कि उनको थैलियम दिया गया। उसके बाद से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, और तो उनके साथ जो टॉर्चर शुरू हुआ 85 में शुरू हुआ। 85 में भारत में जेल में रहे, और उसके तो 4 साल के बाद तो शरीर ही उनका छूट गया। और उसके बाद भी लेकिन एक बार उनको जो पॉइजन वगैरह दिया गया था, थैलियम दिया गया था, रेडिएशन दिया गया था, उसके बाद भी मुझे याद है, मैं उनके साथ रहा बहुत दिनों तक जी। तो उन्होंने कहा था कि देखो, एक तुम लोग का जो मेरे ऊपर प्रेम है और तुम्हारी आंखों में मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे और जीना चाहिए। तुम्हारा जो प्रेम, अभी जो मैंने पौधे लगाए हैं उनमें फूल नहीं लगे, तो मुझे शरीर में कुछ दिन और रहना चाहिए। और तुम्हारा प्रेम जो है मेरे लिए हीलिंग का काम करता है। तो उनके आँख में चश्मा लग गया था, शरीर कमजोर हो गई थी। एक दिन उन्होंने कहा धीरे धीरे, हालांकि मुझे बहुत टॉर्चर किया गया है, लेकिन तुम्हारे प्रार्थना से और तुम्हारे प्रेम से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। और उन्होंने चश्मा निकाल के उस दिन दे दिया, वो वीडियो है जी जी। मेरी आंखें भी ठीक हो गई हैं और मेरा हेल्थ इम्प्रूव कर गया है, मैं कुछ साल रहूंगा। उसके बाद हम लोग का शक है कि उनको और ज्यादा जख्म दिया गया, तो वो ठीक हो गए थे। फिर उसके बाद उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया था, लेकिन उनको जहर दिया गया। मुझे सब कुछ का फिर स्वास्थ्य उनका बिगड़ने लगा। और उनके आसपास जो लोग थे जी, जो कांटेड लोग थे, उनकी जो बातें सुनता था और जिस तरह का व्यवहार करते थे, तो मुझे लगता था कि ये लोग इनके प्रेमी नहीं है, बस किसी मकसद से इनको प्लान किया गया है। तो जब काठमांडू ओशो आए तो मुझे देखा सब वहाँ 45 दिन रहे थे हमारे गेस्ट में जी। हालांकि ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए थे, लोगों से प्राइवेट मिलना होना सब करवा दिए थे। एक दिन मैं उनके कमरे में चला गया, और मैं काठमांडू में उनके पुलाव ऑर्गेनाइज करता था, तो मुझे एक्सेस थी, मैं जा सकता था, लेकिन हमेशा वो लोग एक आदमी रख देते थे, मैं अकेले बात करता था, बात को घुसा देते थे। उस दिन मैं अकेले घुस गया उनके कमरे में, और मैंने उससे कहा कि भगवान मुझे शक होता है कि आसपास के आपके जो लोग हैं, ये आप बहुत प्रेम नहीं करते हैं जी। और मुझे ऐसा शक लग रहा है, फिर आप करने लगा, आपको कहा था कि मैं ठीक हो गया, फिर आप कमजोर हो रहे हैं। तो मुझे शक लग रहा है कि आपको, तो आपके आसपास के लोग हैं, खतरनाक है, प्रेम नहीं करते हैं। और उनकी जो बातें मैं सुनता हूँ बाहर में, जो रात को जी जी शराब पी के घूमते थे, वो उसमें ऐसे शब्द यूज करते थे कि बुढ़ा, गुरु के लिए ऐसा कोई नहीं कर सकता, ये बुढ़ा कब मरेगा, ये सिस्टम की बात बार में जो आने वाली जो बारटेंडर थे वो हमको बताते थे कि आप उनके बारे में चीजों करता है कि बुढ़ा कब मरेगा। तो इस तरह की बातें मुझे लगता है कि ये लोग आपके आप प्रेम नहीं करते हैं। तो मुझे शक है कि आपको जीवन को खतरा है। बाद में जब पूना 2 पॉइंट मतलब पूना में उनका जो दूसरा दौर रहा ओशो का अंतिम समय का कुछ वर्ष, तब क्या आप उनके साथ थे या आप नेपाल में ही थे तब? नहीं, उसमें ऐसा था, नेपाल जब वो जैसे आया अमेरिका से छूट के, तब मैं उनके साथ रहा जी। पहले मनाली में रहे, मनाली में उनके साथ था, फिर नेपाल आए, नेपाल में मैं साथ था। फिर वो नेपाल से तो उनको अचानक ही लोग, और उस दिनों का घटना सुनी के ऐसे नाटकीय ढंग से चुपचाप उड़ा के चले गए ग्रीस चले गए जी। ग्रीस में 15 दिन रखा इनको, और उसके बाद वहाँ पर बहुत इनको टॉर्चर किया गया, वहाँ से डिपोर्ट करवाया।
ये लोगों का सब प्लान था। इनको ओशो को उन्होंने कई 17 कंट्रियों में घुमाया घुमाया जी। और हर जगह इनको टॉर्चर किया, रिपोर्ट करवाया दिखाने के लिए कि आप अमेरिका में ही नहीं सारी दुनिया में रिजेक्टेड है जी। तो 17 कंट्री में इनको घुमाया और बहुत टॉर्चर किया। तो वो मुझे कोई किसी को नहीं लेंगे, किसी इंडियन को नहीं लेंगे, सब यही लोग थे जो उनके पास थे। एक इनर सर्कल था उनका जो ये फिर उसको बाद में ये करने बाद में बोला, बहुत बाद में वर्ल्ड टूर के समय वही लोग जो पर हम लोग शक है जी। वही लोग उनके आसपास थे, वही लोग उनको घुमाते रहे और उसके पीछे मकसद ये था शो करना कि अमेरिका ही ने इनको नहीं सिलेक्ट किया है, पूरे यूरोप में कोई भी कंट्री इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ये दिखाना था। नॉट इट्स ओनली अमेरिका बट he is not a respected person in any religion. ये उनको प्रूव करना था, उसमें तो हम लोग नहीं जा सकते जी। जब भगवान बॉम्बे आए 6 महीना तो उनको टॉर्चर किया, बॉम्बे आए तो बॉम्बे में आ गया, कुछ नहीं 5 महीने बॉम्बे 6 महीने में से 5 महीने उनके साथ फिर तो पुनः आ गए, पुनः आता जाता रहा, काम करता रहा। परमानेंट भगवान भी उन्हें क्या करते थे कि तुम्हें नेपाल का काम करो जी बिल्कुल। उनको इस पर मेरी आश्वासन पहली भेंट जब मेरी हुई 69 के अक्टूबर में जो मेरी पहली डायलॉग हुई है तो पहले डायलॉग में स्टूडेंट था जी। मुझे कुछ बहुत ज्ञान नहीं था तो उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझे कहा अकेले हम भगवान के पास 1 घंटा बैठेगा तो उस इंटरव्यू में मुझे पूरे जीवन की कहानी उन्होंने सब बता दिया और मेरी करियर उनको मेरा बहुत काम करना है और नेपाल ही मेरा हेडक्वार्टर बाद में जैसे बुद्ध का हेडक्वार्टर बुद्ध की देशना को तिब्बत में बचाया ऐसे ही मेरे देशना को नेपाल में संरक्षित करेगा उनको नेपाल में काम करना होगा तुम हमारे पास आते जाते रहोगे लेकिन तुम परमानेंट नेपाल में इसलिए जो अमेरिका गए मैंने रिक्वेस्ट किया हमारे इतने करीब से उनके साथ अमेरिका चले गए जी अमेरिका जाके क्या करोगे आपके पास रहना होगा जवानी का नहीं तुम्हारा कार्य क्षेत्र नेपाल है बड़ा हम इस पर जोर देते हैं बाद में प्रूव हो गया है उसको देखना जो है नेपाल में संरक्षित है जी 1 लाख से ऊपर सन्यासी है और आप पास जो मैं काम के बॉम्बे में शहर में इसकी बॉम्बे की जितनी आबादी है पूरी नेपाल की उतनी आबादी जी बिल्कुल और आर्थिक दृष्टिकोण से सोचिए तो बॉम्बे में एक मोहल्ले की जो इनकम है वो पूरे नेपाल की इनकम नहीं है लेकिन उस गरीब देश में बॉम्बे में हमारा 12 सेंटर था इन्होंने सब बंद कर जी उस नेपाल में सब जोड़िएगा छोटे बड़े सेंटर जोड़ के 115 सेंटर छोटे से देश उसमें 6 बड़े बड़े कॉरिडोर्स हैं उसमें जी बिल्कुल उस साइज के 6 कॉरिडोर्स और 85 एजुकेशन है छोटे से कंट्री में जितने सारी दुनिया में उसो के काम नहीं है उतना अकेला ही गरीब उसमें जो मुझे 9 में जो कहा था नेपाल में ही मेरी देशता रहेगी और नेपाल में पूरा नेपाल में तो अब मैं तो समझता भी नहीं था जूनियर स्टूडेंट जी इंजीनियरिंग का जूनियर स्टूडेंट और मेरी समझ भी नहीं थी तो उसमें कहते थे विश्वास भी नहीं होता था वो बोलते थे कि नेपाल में कि मेरी देशता फलेगी तो बनेगा नेपाल तो मेरे देश में भगवान और वहाँ तो लोग मैं देखता हूँ आध्यात्म में लोग रुचि भी नहीं देखता हूँ लोग तुम क्या देखते हो किसी में लोग रुचि देखते हो मेरा परिवार भी राजनीति मेरी माँ भी मेंबर कार्य बोल रही थी पर शिष्यों का भेंट लगाता था मेरे घर वहाँ तो मैं 2 ही चीज में लोगों की रुचि देखता हूँ या तो राजनीति में या फैशन में बड़ा लोग फैशन के कपड़े नेपाल के बारे में उस समय कहा जाता था काठमांडू के बारे में आटा जितना खर्च होता है काठमांडू में उससे ज्यादा पाउडर खर्च होता है मेरी बड़े भगवान ने कहा कि काठमांडू का पैसा लोग बोले नहीं तुम नहीं पहचानते नेपाल की भी संसार
काम हुआ और मेरी निष्ठा नेपाल के गाँव में फैल जाएगी, बाहर हो गया। यानी तपोवन मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी कभी नेपाल जाए तो तपोवन ज़रूर जाइएगा और वहाँ पर देखिएगा स्वामी जी का। मुझे मौका नहीं मिला है लेकिन न्योता मिला है, तो मैं जल्द से जल्द जाऊंगी। यहाँ पर मैं दर्शकों को एक भी बताना चाहूंगी कि पिछले वर्ष हमने एक जो लेखक है, पत्रकार है, सीनियर संपादक है अभय वैद्य, जिन्होंने बड़ी लंबी खोज की और एक किताब लिखी है, हु किल्ड ओशो, और उस किताब को आप जरूर पढ़िए। वो साक्षात्कार भी हमारा है, इसकी लिंक हम कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसको भी आप देखिएगा। स्वामी जी, जब आपको पता चला कि ओशो अब नहीं रहे और तब आपने आप कहाँ थे, फिर क्या आपको मौका मिला कि आप पुणे आए? क्या आपके भी जहन में वही सारे सवाल आए जो इस किताब में भी मतलब उनको बताया गया है? मैं काठमांडू में था जी और जैसे खबर मिली कि उसने स्टेज छोड़ दिया है, जी, उसने अपने प्रवचन में कहा था कि जब मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरे शरीर को जलाना मत, क्योंकि ये हिंदुओं की परंपरा है। इंडिया और भारत में और भी संप्रदाय की परंपरा है कि बुद्ध पुरुषों को इलाइटेड लोगों की बॉडी को जरूरत पड़ती है। उसमें उन्होंने कहा भी है जैसे शिरडी के साईं बाबा की शरीर शिरडी में रखी गई है, तो आज भी शिरडी जो है वो तीर्थ है जी, और शिरडी जब साईं बाबा जीवित थे जितने लोग नहीं जाते थे, अभी उतना अब लोग बहुत जाते हैं। ज्यादा जी। तो बोले कि मेरे शरीर को भी तुम लोग शिरडी के साईं बाबा की तरह समाधि देना और मेरा ये शरीर से लोग अभी दुनिया में मिलियंस लोग जुड़ गए हैं, तो और लोग जुड़ेंगे और ये शरीर कम से कम 1000 साल तक लोगों को प्रेरणा देता है। इसलिए मेरे शरीर को जलाना, ये उन्होंने उनका एक प्रवचन है इसमें द फ्लावर सावर्ड किताब, उसका 5वां प्रवचन है। तो मैं उस प्रवचन में था, तो मैंने उन लोगों को तुरंत फोन किया पूरा जी, देखिए शरीर तो उनका छूट गया, लेकिन आप खबर लोगों ने किया कि उनको हम जलाने जा रहे हैं शाम को। मैंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, उनको जलाएंगे। और मैंने वो लेक्चर मेरे पास जो था पढ़ के सुनाया, या सुनिए ओशो ने क्या कहा था। 5 मिनट उसमें है कि मेरे बुद्ध पुरुषों के शरीर छूटने के बाद भी उस शरीर से बहुत लोग जुड़े रहते हैं और उन पर वो शरीर काम करता रहता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल ने दिया शिरडी के साईं बाबा, दूसरे प्रवचन में अरविंद का भी दिया, शरीर में 5 जी वो सेंटर है वहाँ आश्रम। तो मैंने पढ़ के उनको सुनाया, तो वो लोग बोले बकवास मत करो, हम लोग जानते हैं क्या करना है, तो उनको काट दिया और उन्होंने जला दिया। जला दिया तो मेरे पास तो कोई, अब हम काठमांडू में थे, हम तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकते थे जी। तो मैं तीसरे दिन पहुंचा वहाँ, दूसरे दिन चला, तीसरे दिन पहुंचा और मैं उनकी अस्तु, क्योंकि तीसरे ही दिन लोग अस्तु, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अस्तु ले आया और अस्तु से समाधि मैंने नेपाल में 3 जगह समाधि बनाई है, अमेरिका में 1 जगह बनाई है और मैं अस्तु रखे हुए हूँ। मेरी ऐसी आस्था है कि जहाँ भी लोगों को उससे भी समाधि बनानी होगी और जो बड़ा आश्रम होगा, जहाँ देखेंगे देखूंगा कि इसकी इज्जत हो सके। जैसे ऑस्ट्रेलिया में सेंटर है, रूस में है, इंग्लैंड में है, कि जब उनकी अच्छी तैयारी होगी तो जैसे अमेरिका में हो गई, सैंडिगो में हमारा बहुत बड़ा सैंडिगो में ही रहते हैं जी, तो वहाँ हमने वस्तु भेज दी है। तो दुनिया की और कंट्री में भी जो लोग तैयार हो जाएंगे तो उनकी समाधि बनाने के वस्तु बैंक के लॉकर में। स्वामी जी, फिर आपका जो अभी मिशन चल रहा है पूरी तरह से, उसके ऊपर आते हैं कि एक तो तपोवन बन गया और कई सारे आपके आश्रम है। मैं वैसे बता दूं आपको कि नेपाल में 100 जो टॉप इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनमें स्वामी जी का नाम है। उनको कई सारे पुरस्कार मिले हैं और ख़ास तौर से युवा वर्ग में एक मानसिक जो संतुलन बिगड़ जाता है उस पर भी आपका बहुत बड़ा काम है। सभी कहते हैं कि मानसिक बीमारियां पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, डिप्रेस्ड ये हो जाएंगे, उसमें भारत भी शामिल है। वैसे देखा जाए तो क्या आप हाल देखते हैं इसका कि और हल क्या हो सकता है? इसमें देखिए, उस वक्त तो हम लोग को शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले, 1 साल पहले कर दिया था कि आने वाले दिनों में
फिजिकल डिजीज से ज्यादा मेंटल डिजीज जी। होता रहेगा। और इसलिए उन्होंने शरीर छोड़ने के कुछ महीने पहले 2 ध्यान दिए थे डिप्रेशन के लिए। अल्जाइमर हो रहा है तो मानसिक रोगों के लिए उन्होंने 2 ध्यान बनाए थे। उसका नाम है मिस्टिक रोज और दूसरे ध्यान का नाम है नो माइंड मेडिटेशन। शरीर छोड़ने के कुछ महीने पहले जी। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में स्वस्थ मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी मिलना मुश्किल हो जाएगा, विशेष रूप से वेस्टर्न जी। तो उनको ये 2 ध्यान करा। तो ये 2 ध्यान जो छोड़ के गए थे हम लोग रेगुलरली हर मंथ का है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हम उस समय कहा था अभी वर्ल्ड WHO का मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि एपिडेमिक की तरफ फैल रहा है मानसिक रोग। और अमेरिका में तो करे शहरों में रहने वाला हर तीसरा आदमी जो है उसको रात में नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन जी। कैलिफोर्निया में लगते हैं। और मुझे कहा है कि बहुत एक अलार्मिंग WHO का ये है कि 25 साल के अंदर अंदर 2050 के पहले जी 20% लोग सुसाइड करेंगे। बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस हो गए हैं और मरने वाले अभी जो मास शूटिंग हो रही है अमेरिका में, जी बिल्कुल सब न्यूज तो आता नहीं है। हमारे जो हमारे मैंने अमेरिका में जो दीक्षा दिया हजारों में लोग जी वो लोग आते रहते हैं तो मुझे खबर लगती रहती है। मास शूटिंग की सब खबर आती नहीं है, जिसमें बहुत लोग मारे जाते हैं। या बड़ा जैसे 1 जनवरी को 3 मास शूटिंग हुई है, तो एक ही साथ 3 जगह हुई और लोग मारे गए तो उसकी खबर आई। लेकिन जब मैं पढ़ा हूँ सब तो अमेरिका में इन एवरेज साल में 350 से ऊपर मास शूटिंग होती है, मतलब एक शूटिंग पर डे। और इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, स्टूडेंट के लिए आता है अपने टीचर को मार देता है, साथी को मार, वो सिनेमा हॉल में गोली चलाते हैं जी। और जो खेल हो रहा है उसमें गोली चलाते हैं। इस पर तो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो कर रहे थे, बिल्कुल एक आदमी ट्रक लेकर ही घुस गया, 12 आदमी को मारते चल करके। तो 350 मास शूटिंग हो रही है, पागलपन है, पागलपन है ना, जो निर्दोष है जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं। तो ये अमेरिका की जो ये मास शूटिंग वाली और जो वहाँ जैसे गाजर गोली हम लोग खरीदते हैं वैसे लोग गन खरीदते और बच्चे भी गन लेकर के भागल या गन लेकर स्कूल में चले जाते हैं, टीचर को मारते हैं। तो सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने कोई आते हैं। लाइफ हैज बिकम वेरी इनसिक्योर। एब्सोल्युटली। स्पेशली जो आप सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे किसी की शादी है या कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहा है या कोई म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, उसमें लोग घुस करके गोली चलाए जाते हैं। तो लाइफ हैज बिकम वेरी इनसिक्योर। तो इसके लिए WHO भी कर रहा है, उसने तो पहले ही कर दिया था, इसलिए उसको अमेरिका गए थे। मैंने भी अमेरिका में 20 साल बहुत काम किया जी। करीब 20 साल में मैंने 25 हजार लोगों को शिक्षा दी होगी और कई सेंटर खोले। तो मैं अमेरिका गया, देखा मैंने, तो मुझे लगा, मैंने अमेरिका में कहा कि देखिए मेटेरियली फिजिकली अमेरिका इज ए पैराडाइज। सब कुछ है, नहर है, नदियां हैं, पहाड़ है, ऐसा प्रकृति का कुछ भी नहीं है जो अमेरिका में ना हो जी। और धन धान्य है, खुली हुई जमीन है। तो भौतिक रूप से अमेरिका जो है वो पैराडाइज है ना, माइनस स्पिरिचुअलिटी। तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया था 2-3 विजिट के बाद वो रिकॉर्डेड है कि अमेरिका is a paradise minus spirituality, and America plus a spirituality will become real paradise. है ना? और अमेरिका without spirituality most dangerous, it will become most dangerous country, and it will be root cause of all war. Yeah. It may be happening in any part of the world, but America will be involved in that. आज देखिए हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कहीं भी लड़ाई हो जी, इधर से या उधर से अमेरिका जी जी जी, और मास शूटिंग हो रही है। तो अब अमेरिका में लोग रियलाइज करें, बड़ी अच्छी बात है, WHO ने भी कहा है। और अमेरिका में मेडिटेशन में लोग इंटरेस्टेड है। अभी यूनाइटेड नेशन में मेरा ही अभी तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे हुआ है ना, जी जी, 10 साल से मैं काम किया था। मुझे बड़ी खुशी है कि यूनाइटेड नेशन ने इसको पास कर दिया है।
दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे। जी। इसकी सबसे जरूरत अमेरिका में थी, क्योंकि जब मैं अमेरिका में पहले किया, योगा कराता था, लोग टॉयलेट करते थे, तो मेडिटेशन कराता था तो कुछ फैनेटिक्स क्या कहते थे कि तुम हम लोग को हिंदू बनाना चाहते हो। अब मेडिटेशन में कई होता है बैठ के ओम चैंटिंग करते जी। हैं या थर्ड आई की बात करते हैं, शिवजी की करते हैं, तो कहते भाई तुम लोग तुम आए क्या, आपको हिंदू बनाने आए? तो भाई नहीं, मेडिटेशन तो कंप्लीट प्योर साइंस है जी। इसका हिंदू से क्या लेना है ना। आपके यहाँ जितने बड़े साइंटिस्ट हुए, जेम्स वाट ने इंजन निकाल दिया, तो इंजन थोड़ी क्रिश्चियन है, इंजन तो सबका है, ये तो साइंस है। आपने आपने फिजिकल साइंस में जो काम किया है हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, हमने जो स्पिरिचुअल साइंस पर काम किया है उसको हम यूज कीजिए, प्योर साइंस है, तो धर्म से कुछ लेना देना नहीं। But I was banned in some of the school, which didn't allow me to conduct meditation. कहते थे कि योगा तुम कराओ ठीक है, ये फिजिकल है, लेकिन मेडिटेशन ही है तो मैंने इसके लिए जो बहुत लड़ाई लड़ी है 10 साल से, 2014 से लड़ रहा था मैं, तो ये सफलता इस साल मुझे मिली है। वर्ल्ड मेडिटेशन। अब हमारे दोस्त अमेरिका में, मुझे तो अमेरिका में बैन कर दिया है, ओके, मैं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन अब मेरे दोस्त जो है, मेरा आश्रम है, 1 दर्जन आश्रम तो मेरा खुला हुआ भी है, तो मेरे दोस्त जो है अब खुलेआम ध्यान करा सकते हैं, क्योंकि इट इज यूनाइटेड नेशन एजेंडा है, ये मेरा एजेंडा नहीं रहा। बड़ी और दूसरी सफलता आपको चाइना में भी लोग करते थे, मेडिटेशन को समझते थे कि ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी, तो चाइना में भी जो हमारे दोस्त जाते थे कैंप कराते, उनको कहते थे कि नहीं, यू कैन नॉट, आप योगा कराओ ठीक है, इट इज फॉर बॉडी, मेडिटेशन इज हिंदू। लेकिन अब चाइना में चूंकि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है और उसको तो यूनाइटेड नेशन पूरा एजेंडा मैंडेटरी है, तो ये समझिए मेरी एक छोटे से व्यक्ति की बहुत बड़ी सफलता है जी। मैं यूनाइटेड नेशन में भी जाकर के मैंने हर जो बुद्धिस्ट कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे सबको मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, एम्बेसडरों से मिला वर्ल्ड मेडिटेशन डे के लिए। 10 वर्षों के प्रयास के बाद पिछले साल यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी काठमांडू में पाया, तब हमारे होम मिनिस्टर ने मेरा प्रोविजन दिया और इस पर पास हो गया। मेरे जीवन की सबसे बड़ी पंचशील आपकी किताब है, तो क्या वो पंचसूत्र है जो आप कहना चाहोगे लोगों के लिए कि अगर इन पंचसूत्रों को आप फॉलो करते हो तो शायद आप मानसिक बीमारी के भी शिकार नहीं होगे और एक संतुलन बना रहेगा जीवन में? पंचशील में 5 सिद्धांत हैं जी, 5 बात करता हूँ जी, और सब कुछ ये चाहे मेडिटेटर हो ना हो, उसको माने ना माने, जी, जो स्वस्थ शरीर रखना चाहते हैं और स्वस्थ मन रखना चाहते हैं उनको पालन करना चाहिए। तो पहले मेरा है शुद्धि, प्यूरिफिकेशन, सफाई और शुद्धि। तो मैंने जो उसको को पढ़ा है, रामकृष्ण को पढ़ा है, मैं इंडिया के जो भी गुरु हैं इसलिए मैंने किताब लिखी है, लोन सीकर मेनी मास्टर्स, इसमें 2 दर्जन मास्टरों के बारे में मुझे जी, 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 तो उनको मैंने पढ़ा है, कई लोगों से मैं मिला हूँ, तो उन सब की जो सीखा है उसका इसमें सारा पूरा निचोड़ है जी। साधक को क्या, साधक और गैर साधक इसको ही स्वस्थ रहना है जी, फिजिकली और मानसिक संतुलन रखना है जी। उसको क्या चाहिए, पहली चीज है शुद्धि, है ना, खाना का शुद्धि, अपना परिवेश की सफाई, शरीर की सफाई, 2 बार जैसे हम भोजन करते हैं, कम से कम 3 बार भोजन करते हैं, और वैसे करते हैं कि आप 2 बार स्नान भी कीजिए, एक शाम कीजिए जब आप दिन भर थक कर आते हैं तो शुद्धि है पड़ेगा जी, बिल्कुल। दूसरा है साधना, तो कुछ न कुछ आप अपने मन को डिसिप्लिन रखने के लिए कोई भी पद्धति की साधना कीजिए, छोटी-छोटी साधना है, विपासना है, आनापान शक्ति योग है, मंत्र योग है, उसमें भी साधना नहीं, कुछ भी कीजिए जी, साधना कीजिए। दूसरा मैंने रखा है, तीसरा है सत्संग, आप जिस चीज को देखते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव,
आज आजकल हमारा सबसे बड़ा सत्संग हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, और उसमें लोग जो देख रहे हैं, अधिकांश लोग ऐसी चीजें नहीं देख रहे हैं जिससे उनका व्यक्तित्व का विकास हो। फोटोग्राफी ज्यादा देख रहे हैं, मनोरंजन ज्यादा देख रहे हैं, वार फिल्म देख रहे हैं, बच्चे लोग भी ये जो खिलौने हैं सब देखता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चालू वार फिल्म, हथियारों में हेलीकॉप्टर और बम कैसे उड़ाए जा रहे हैं, तो बड़ा खतरनाक है। मैंने कहा कि आप जो देखते हैं वो भी आपके साथ सत्संग हो गया जी। ये नहीं कि आप गलत आदमी से मिले वही गलत सत्संग हुआ। जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, है ना, जो आप पढ़ रहे हैं, that all frame your mind। तो आप ऐसी चीजों को मत देखिए जो आपके मन को हिंसक बनाए या बेचैन बनाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खास करके है ना। तीसरा सत्संग है, तीसरा है संस्कार। कुछ तो हमारे जो हैबिट्स है, संस्कार ऐसे आप 2-3-4 बार सिगरेट पीना जैसा है, ये किसी को शुरू में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कॉलेज में स्कूल में लोग पीने लग जाते हैं दोस्तों के चक्कर में, तो 2-4 दिन 10 दिन के बाद उसकी आदत लग जाती है। तो कुछ भी गलत एक भी जब मत करो तो उसके संस्कार होते हैं जी। वो ग्रुप बना देता है। एक बार आपको खांसी आएगी, दूसरी बार कम आएगी, तो शराब सिगरेट ये जो भी गंदी चीजें हैं उसको पहली बार ही रोको, लेकिन वो हैबिट बन जाएगा। ये संस्कार है। और तीसरा है कि जो हमारा लक्ष्य है जी, समाधि। तो शुद्धि, साधना, सत्संग, संस्कार और समाधि। समाधि है रियली में आप कौन है। शरीर तो 100 साल के अंदर चला जाता है ना। आप कौन है, आप शरीर है या आप मन है या इसके पार है, इसके नाम है। जब वो खोज पूरी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं समाधि। यदि you get the answer who am I, ये 5 चीजें आपको मैं दे रहा हूं। जी बिल्कुल, सौभाग्य होगा। हिंदी ज्यादा पसंद है? नहीं, कोई भी चलेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना ये चाहूंगी कि आप भारत में आए हैं, कितनी बार भारत आते हैं? और पुणे में जो कि ओशो की कर्मभूमि रही, पुणे में उनका एक ओशो 1 का भी एक रहा और ओशो 2 भी एक दौर रहा उनका। क्या अभी आपको अंदर एक्सेस है, नहीं है? क्योंकि हम वहाँ उस शहर से रहते हैं, तो वहाँ देखा कई सारे बदलाव आए हैं। मैं सबसे पहले बैन होने वाला व्यक्ति हूँ जी। उन्होंने मेरे जैसे 1000 से ज्यादा डेडिकेटेड सन्यासी जो भगवान के टॉर्च बेयरर हम लोग थे, जो हमारे जीवन के एक ही उद्देश्य है भगवान के काम करना, ऐसे हमारे जैसे 1000 प्लस लोगों को बैन किया है। तो सबसे पहले बैन होने वाला शख्स आपके सामने बैठा है, सबसे पहले ही बैन हुआ। उसमें शरीर छोड़ने की उसी साथ में 91 में शरीर छोड़ा 91 में। तो हम लोग तो आश्रम में गए हुए 35 साल मुझे जाने नहीं देते, वो बिगड़ गया है आश्रम का। तो जिस गरिमा जिस पवित्रता के साथ हम लोग ने सीमेंट के गोली कंधे पर दो ठोडों के आश्रम बनाया, मैं वहाँ डिश वॉशर था, मैं वहाँ बाथरूम क्लीनर था, हम लोगों ने बहुत तपस्या करके इस आश्रम को बनाया था। हमें नहीं, मेरे जैसे 1000 डेडिकेटेड सन्यासी आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अब धीरे धीरे उसकी जो शुद्धता थी, पवित्रता थी, वो नष्ट हो रही है। इसीलिए हम लोग अब एक प्रकार से ओशो का आध्यात्मिक राजधानी जो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे कहा था, वो नेपाल बन गया है। अब जैसे तिब्बत के धर्म को जहाँ नेपाल में बुद्ध ने नेपाल में जन्म लिया, लुम्बिनी में, और बोध गया में आकर बुद्धत्व जी 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 जी, दो देश का ऊपर बहुत बड़ा ये योगदान है। दोनों देश से बुद्ध धर्म खरीद दिया गया था 12वीं शताब्दी के बाद। जी बिल्कुल। जब हमारे पास पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी एशिया से आक्रमण हुए तो बुद्ध धर्म सारे बुद्ध मठ मंदिर जला दिए गए थे, और जो मंदिर उसके उसको हिंदू मानकों ने कब्जा किया। तो बुद्ध धर्म को तिब्बत में बचाया, सारे एशिया में खदेड़ दिया गया था, तिब्बत ने उसको बचाया। तिब्बत से फिर बुद्ध धर्म नेपाल में आया, इंडिया में, सब जगह। इसी तरह
मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरी आध्यात्मिक परमात्मा ने जिम्मेवारी दी है कि ओशो के धर्म को नेपाल बचाएगा और बचा रहा है। अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के कमरे में मैं आपको सभी तस्वीर दी। मुझे राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है जी बिल्कुल कि आप अच्छा काम कर रहे जी। हैं। तो ओनली कंट्री वेयर ओशो मूवमेंट इज लीगली ऑर्डर्ड इन नेपाल, रिकॉग्नाइज दैट्स ओनली। हमको इस बात का बड़ा जॉब सेटिस्फैक्शन है। मैंने 55 साल नेपाल में जो काम किया है, आज नेपाल के बच्चे के मुंह पर सबके ऊपर ओशो के प्रति आदर है। सबसे अधिक किताबें हम छाप रहे हैं, 200 से ज्यादा किताब छाप रहे हैं। सबसे ज्यादा मेडिटेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ और ओशो के बाद सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाला आदमी भी मैं हूँ। हर साल वहाँ करीब 2000 लोग दीक्षा लेते हैं। तो दुनिया की 60 से 80 देशों में तो नेपाल ओशो के देशना को ऐसे ही संरक्षित रखा है जैसे कभी बुद्ध की देशना को। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे इतने विस्तार से बात की। दर्शकों, आपको क्या लगता है? आपने भी भगवान रजनीश और ओशो का नाम सुना होगा, उनके जीवन के बारे में जाना होगा। आपके क्या कमेंट्स है, आपकी क्या राय है? तपोभूमि जो है यहाँ पर नेपाल में, उसमें भी आप जाइएगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वक्त मैं यहाँ से स्वामी जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।